नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। एंड गाइस, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास +1 से सेकंड चैप्टर। ओके, तो स्पेशली प्रीवियस वीडियो में हमने आपके साथ एमसीक्यू को डिस्कस किया था। आज जो हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारे पास नेक्स्ट पार्ट, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसमें फर्स्टली हमारे पास यूनिट्स आते हैं, तो यूनिट्स को स्टडी कर लेते हैं क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, तो काफ़ी टाइम जो है वेस्ट हो जाएगा। तो फर्स्टली हमारे पास यहाँ पे कुछ क्वांटिटीज़ हैं। जैसे फर्स्ट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करते हैं वी के साथ। इसके यूनिट एग्जाम में पूछ लिए गए थे। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के यूनिट होते हैं वोल्ट, और इसकी जो वैल्यू हमारे पास आती है वो आती है ml/T⁻³ ओके। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को डेल्टा वी के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। यूनिट इनके सेम है हमारे पास। जब बात है एनर्जी की तो इसको यू के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, और ये पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करती है। ओके, तो अभी आप सोच रहे होंगे कि डायरेक्ट यूनिट्स आ रहे हैं। जैसे इसकी थ्योरी आएगी आप इजी वे में अंडरस्टैंड कर लोगे कि आखिरकार ये है क्या। ओके, स्पेशली जूल को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी वर्क को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप देख सकते हैं ये वर्क के यूनिट भी हैं आपके पास। ओके, नेक्स्ट है पोलराइजेशन वेक्टर, जिसको पी के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। उसके डायमेंशन फार्मूला एंड यूनिट आपके पास रहे। ओके, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ आपके पास रही। कैपेसिटेंस के यूनिट एग्जाम में पूछे गए थे फैराडे। एंड इलेक्ट्रिक डेंसिटी यानी जूल मीटर इन्वर्स क्यूब। ओके, तो ये अभी मैं इनको नहीं बताऊंगा, आप यहाँ से देख सकते हैं, क्योंकि जैसे ही थ्योरी के ऊपर चलेंगे आपको इजी वे में हर एक चीज़ अंडरस्टैंड हो जाएगी। ओके, तो फर्स्टली क्या आता है हमारे पास? फर्स्टली आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है हमारे पास। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ ए चार्ज एट अ पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एनी चार्ज इज डिफाइन एज द। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम किस चीज़ में डिफाइन कर रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी चार्ज की वजह से। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है आपके पास वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स। वो इक्वल भी हो सकती है, अपोजिट भी हो सकती है टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो इसकी डेफिनेशन है आपके पास, काफ़ी कॉमन सी डेफिनेशन है। नेक्स्ट हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम रिप्रेजेंट करते हैं वी के साथ, और ये हमारे पास होता है U/Q0। अभी हमने ऊपर देख लिया था इसकी जो यूनिट्स थे। इट इज़ डिफाइन एज द वर्क डन। ये भी आपके पास वर्क डन है, जहाँ पे पोटेंशियल लगता है बेसिकली वहाँ पे वर्क डन को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। इस बात को याद रखिएगा। आपके पास जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो क्या होता है? इट इज़ डिफाइन एज द वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी to a given point against the electrostatic force of electric field. It is given by V is equal to U/Q0। ओके, नेक्स्ट है इनके बीच में डिफरेंस क्या होगा। तो डिफरेंस आपके पास 2 पॉइंट्स के बीच में आता है। तो बेसिकली जो डेफिनेशन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की है वही इसकी आपके पास डिफरेंस में भी आएगी, केवल डेल्टा की वैल्यू चेंज होगी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट क्या होगा आपके पास? इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, इज गिवन बाई। नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस स्केलर क्वांटिटी है। यूनिट इनके हमने ऊपर देख लिए थे, दोनों के सेम है। और 1 वोल्ट जो है आपके पास इक्वल होता है 1 जूल पर कूलम के, यानी जूल कूलम इनवर्स के। वैल्यू सेम है जो हमने प्रीवियस चैप्टर में देखी थी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ चार्ज पार्टिकल कितना होता है आपके पास? V इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/R। and electric potential at any point due to electric dipole distance r from the center of the electric dipole तो कितनी वैल्यू आती है आपके पास? यहाँ पे डाइपोल इंक्लूड हो जाता है। V इज इक्वल टू रो कॉस ऑफ थीटा अपॉन 4πε0r वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन रो एंड आर। नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन एक्सियल लाइन। तो एक्सियल लाइन के ऊपर वैल्यू होती है V इज इक्वल टू रो, कॉस की वैल्यू स्पेशली 0 हो जाएगी, सिर्फ 1 आपके पास बन जाएगा।
अब एग्ज़ाम में क्या आता है आपके पास, उसके ऊपर चलते हैं। ये मैंने जल्दी जल्दी इसीलिए करवाया क्योंकि ये एग्ज़ाम में नहीं आएंगे। ओके, वैल्यू आती है इलेक्ट्रिक डाइपोल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट द इक्वेटोरियल लाइन। तो कितनी वैल्यू होगी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर? तो वी की वैल्यू हमारे पास होती है उसकी 0। ओके, एंड अगर बात करें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्ज, तो इसकी वैल्यू आपके पास ये रही। ओके, एंड क्वेश्चन ये भी आपके पास आया था, जो इक्वेटोरियल सरफेस है उसके ऊपर जो पोटेंशियल है वो कितना होता है? तो इक्वेटोरियल सरफेस के ऊपर जो पोटेंशियल है वो हर जगह के ऊपर एक बराबर होता है। ओके, एंड नो वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू another point on the equatorial या equipotential surface. Okay, sorry, not equatorial, that is a equipotential surface. तो पोटेंशियल यानी सेम पोटेंशियल होगा सभी जगह पे। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस में कोई वर्क डन नहीं होगा आपके पास। ओके, नो टू इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन इंटरसेक्ट, और जो आपके पास टू इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट भी नहीं करेगा। एंड आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है एंड जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है उसके बीच में रिलेशन होता है E माइनस dB/dr। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास, जिस तरह हमने कूलम लॉ पढ़ा था, ग्रेविटेशन लॉ पढ़ा था, उसी तरह हमारे पास एक और लॉ है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो है अगर चार्ज के बीच में देखी जाएगी तो अगर आप देखोगे तो सेम वही वैल्यूज़ आपके पास आ रही है जो प्रीवियस में आई थी। U = 1/4 Q1 Q2, बस वहाँ पे R² था, यहाँ पे केवल आपके पास R है। एंड इसके यूनिट क्या है आपके पास? जूल। जूल इट मीन्स ये वर्क है आपके पास। ओके, वर्क को रिप्रेजेंट कर रहा है ये आपके पास। सो नॉन एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, अगर नॉन एसआई यूनिट की बात करेंगे तो वो आपके पास इलेक्ट्रिक बोल्ट हैं। ये क्वेश्चन आया था कि इलेक्ट्रिक बोल्ट किसके यूनिट हैं, तो ये आपके पास इलेक्ट्रिक एनर्जी के यूनिट हैं। बोल्ट भी हैं, इलेक्ट्रॉन बोल्ट भी हैं। एंड 1 इलेक्ट्रॉन बोल्ट की वैल्यू आपके पास होती है 1.6 इंटू 10⁻⁹ या -19 जूल। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास कंडक्टर एंड इंसुलेटर। सो नेट इलेक्ट्रिक चार्ज जो है इन द इंटीरियर ऑफ कंडक्टर कितना होता है, यानी कंडक्टर के अंदर चार्ज फ्लो नहीं करेगा। ओके, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन द इंटीरियर, इंटीरियर में तो 0 होगा, एंड जो सरफेस होता है उसके ऊपर जो है वो वेरी करता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड द चार्ज कंडक्टर, और वो होती है परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द चार्ज कंडक्टर। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है। एंड इलेक्ट्रिक चार्ज ऑलवेज रिसाइड ऑन द सरफेस, और जो चार्ज है आपके पास वो हमेशा ही सरफेस के ऊपर वेरी करते हैं। ओके, एंड द सरफेस ऑफ द कंडक्टर इज़ एन इक्विपोटेंशियल सरफेस, और जो भी आपके पास कंडक्टर होगा उसके सरफेस को हम कह सकते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस, यानी हर जगह के ऊपर इक्वल चार्ज प्रेजेंट होगा। एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन द इंटीरियर ऑफ द कंडक्टर इज सेम, तो जो बात मैंने आपको कही कि चार्ज जो है हर जगह के ऊपर सेम होगा। एंड चार्ज जो है स्टैटिक रहता है इन द इंसुलेटर, चार्ज ऑन रबिंग। एंड डाइलेक्ट्रिक की बात करें, सो डाइलेक्ट्रिक इज़ एन इंसुलेटर, जो डाइलेक्ट्रिक है आपके पास वो इंसुलेटर है, इन विच इक्वल एंड अपोजिट इंड्यूस चार्ज आर प्रोड्यूस ऑन इट्स अपोजिट फेस, जो इसके अपोजिट फेस हैं उसके ऊपर अगेन इंड्यूस चार्ज है वो पैदा हो जाता है जब इसको प्लेस करते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। इसके बाद हमारे पास टर्म आती है इलेक्ट्रिकल पोलराइजेशन। इलेक्ट्रिकल पोलराइजेशन क्या होती है हमारे पास? इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन ऑफ ए डाई इलेक्ट्रिक मैटर इज अ प्रोसेस of inducing equal and opposite charge on its two opposite faces on the application of electric field। कोई भी आपके पास डाइलेक्ट्रिक मीडियम है उसमें क्या हो रहा है आपके पास, जैसे मान लीजिए 1 सरफेस 2 सरफेस, इसमें मैंने इलेक्ट्रिक करंट पास किया तो पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो ऑटोमेटिकली जो इसका साइड वाला सरफेस होगा उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा अपने आप। इसको कहते हैं इलेक्ट्रिकल पोलराइजेशन। एंड डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होती है? सो डाइलेक्ट्रिक इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ electric field intensity that can be applied to the dielectric without its electric breakout। तो ये मैक्सिमम वैल्यू है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो आपके पास विदाउट किसी ब्रेकआउट के कंटिन्यूसली फ्लो करती है उसमें। ओके, तो ये बेसिक कंसेप्ट थे। बेसिकली आपके पास ये वैल्यू काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे।
नेक्स्ट आपके पास एक और काफ़ी इम्पॉर्टेंट टर्म आती है, वो है हमारे पास कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस। तो जो आपके पास चार्ज को स्टोर करके रखती है उसे हम कहते हैं कैपेसिटर। ओके, कैपेसिटेंस हमने देख लिया। सो कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होती है हमारे पास? कैपेसिटेंस होती है चार्ज एंड पोटेंशियल। कितना पोटेंशियल डिफरेंस है और चार्ज। तो सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी। ओके, सो क्यू चार्ज हो गया, वी आपके पास पोटेंशियल हो गया। कैपेसिटेंस के यूनिट होते हैं हमारे पास फैराडे। ओके, एंड कैपेसिटेंस जो है अगर हम बात करेंगे स्फेरिकल की, ये डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चंस आएगी, बाकी ड्राइव करने को तो आपको आएगा नहीं। इक्वेशन आती है कि कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर कितनी होगी, तो सी इज इक्वल टू 4/ε0r, और ये एग्जाम में आया है क्वेश्चन। ओके, याद रखिएगा, सी इज इक्वल टू 4/ε0r। पैरेलल प्लेट की बात करें तो पैरेलल में क्या होगा, सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन ए हो जाएगा वहाँ पे अपॉन डी आपके पास हो जाएगा। ओके, ए आपके पास एरिया है एंड डी जो है वो डिस्टेंस है दोनों प्लेट्स का। एंड बात करें कैपेसिटेंस की, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में विद डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, सो सी डी यानी डाइलेक्ट्रिक की बात कर रहे हैं कैपेसिटेंस की। ओके, कैपेसिटेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज इक्वल टू के एप्सिलॉन ए अपॉन डी यानी के सी नॉट। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किस तरह से हम निकाल सकते हैं, इस फार्मूले से। सो सी डी एंड सी नॉट जो है आपके पास डिनोट कर रहा है कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर जब उसमें चार डाइलेक्ट्रिक प्रेजेंट है, और एक जो है आपके पास जब उसमें डाइलेक्ट्रिक प्रेजेंट नहीं है। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप यहाँ पे रहने दीजिए, इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म्स नहीं है। अब यहाँ से क्वेश्चन आपके पास डायरेक्टली बन जाते हैं। तो फर्स्ट है हमारे पास कंबाइन, अगर हमको सीरीज़ में निकालनी होगी तो सीरीज़ में निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है 1/c इज इक्वल टू 1/c1 प्लस C2 प्लस C3। पैरेलल की बात करें तो ये इक्वल है, तो यहाँ से आपको क्या वैल्यू मिलती है कि जब हमारे पास जो पैरेलल में होगा तो जो कैपेसिटेंस है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, इंडिविजुअल सम के ऊपर डिपेंड करेगी। ओके, बट जब वो आपके पास सीरीज़ में होगा तो सीरीज़ में वो इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी, वो सभी के कॉम्बिनेशन के ऊपर डिपेंड करेगी। हमने यहाँ पे क्या देखा कि ये अलग अलग है, इनको ऐड करेंगे, यानी जितनी शुरू में थी, यानी मान लीजिए 1 1 1 है सभी की तो 3 हो जाएगी, बट यहाँ पे तो कोई वैल्यू कुछ और आपके पास बनेगी। सो ये कैपेसिटेंस आपके पास ज़्यादा होती है सीरीज़ में, ये कैपेसिटेंस आपके पास कम होती है। एंड एनर्जी कितनी होगी कैपेसिटेंस में, तो एनर्जी के लिए हमारे पास फार्मूला होता है यू इज इक्वल टू 1/2 CV²। ओके, एंड इसको रीअरेंज करेंगे तो दिस विल बी इक्वल टू QV/2। ओके, क्योंकि C की वैल्यू हमने ऊपर निकाली थी, हमारे पास C की वैल्यू कितनी थी, Q/V थी। ओके, तो Q/V अब आपके पास C की वैल्यू आएगी, तो V के साथ V² कैंसिल हो जाएगा, एक V बचेगा, तो हमारे पास QV वैल्यू आ गई अपॉन 2। ओके, सो दिस इज़ द, तो ये क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे बन जाएगी। तो इसको थोड़ा सा और रीअरेंज भी हम कर सकते हैं। ओके, सो ये हमारे पास वैल्यूज़ है इसकी। एंड अगर हमें कॉमन पोटेंशियल निकालना हो तो कॉमन पोटेंशियल हम किस तरह से निकालेंगे, तो कॉमन पोटेंशियल के लिए हमारे पास ये फार्मूला होता है। ओके, V इज इक्वल टू C1V2। एंड अगर लॉस ऑफ एनर्जी निकालनी हो तो हमें इस फार्मूले को यूज़ करते हैं। एंड हमारे पास एक और टर्म आती है वेन डी ग्राफ जनरेटर। सो वेन डी ग्राफ जनरेटर किसके लिए यूज़ होता है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है। तो वेन डी ग्राफ जनरेटर यूज़ होता है प्रोड्यूस इलेक्ट्रोस्टैटिक हाई वोल्टेज जनरेटर के लिए। ओके, ये जो है आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक हाई वोल्टेज जो है जनरेट करता है। इट कैन जनरेट अ फ्यू मिलियन वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस जो है ये प्रोड्यूस कर सकता है आपके पास। सो गाइज इस चैप्टर से बेसिकली फार्मूलेज इंपॉर्टेंट है। ओके, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा डीप टर्म नहीं आती है, या तो आपको डिफरेंस पूछ लिया जाएगा या आपके पास यहाँ पे इससे रिलेटेड जो फार्मूलेज हैं वो पूछ लिए जाएंगे। चलिए चलते हैं, जो कि हमारे पास फार्मूलेज यहाँ पे अवेलेबल हैं। ये जो हम प्रीवियस वीडियो कर चुके हैं उनको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वहाँ से आपके पास काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म जो है वो क्लियर हो जाएगी। ओके, तकरीबन 33 क्वेश्चन है, तो कोशिश करेंगे कि इसको इसी वीडियो में हम कवर कर सकें। तो फर्स्ट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के आपको यूनिट बताने हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के यूनिट क्या होते हैं हमारे पास, वोल्ट। 1 वोल्ट किसके इक्वल है, तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू आती है W/Q। सो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, जब W/Q को हम सॉल्व करेंगे, सो
वर्क की होती है जूल, और क्यू यानी चार्ज यानी कूलम इनवर्स। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी यहीं से आपके पास आ जाएगा, क्योंकि वोल्ट होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के यूनिट कितने हैं, वोल्ट, तो वोल्ट इज इक्वल टू वर्क अपॉन क्यू। वर्क के होते हैं ml/t-2, ओके। एंड जो क्यू है इसको जब रीअरेंज करेंगे तो क्यू के यूनिट भी आपके पास निकल जाएंगे। सो यहाँ पे जो वैल्यू बनती है वो बनती है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज़ द वर्क डन is moving a charge of 4 coulomb from point at another point having potential difference, यानी एक चार्ज है वो मूव कर रहा है एक जगह से दूसरी जगह तक। चार्ज कितना है आपके पास, 4 कूलम है, तो उसने पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया है आपके पास 5 का। तो इसमें कितना वर्क डन होगा, तो वर्क डन होगा आपके पास कितना चार्ज है वहाँ पे, चार्ज इंटू कितना पोटेंशियल डिफरेंस है आपके पास, यानी सी इंटू रो आपके पास यहाँ पे बन जाएगा। ये क्यू लिख सकते हैं आप चार्ज को, ओके। इट मीन 5 इंटू 4 इज इक्वल टू 20 जूल आपके पास टोटल वर्क डन होगा। नेक्स्ट आपके पास वेरिएशन है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्यू एंड आई आर के बीच में। सो कुछ इस तरह से आपके पास यहाँ पे ग्राफ बनता है। नेक्स्ट है हमारे पास, तो गाइज ये वही वैल्यूज़ हैं जो कि फॉर्मूले से निकलती है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट अ पॉइंट ऑफ डिस्टेंस आर फ्रॉम इट्स सेंटर एंड ऑन द एक्सिस लाइन वेरीज एज, लाइन वेरी करती है डी इज इक्वल टू या डी आर इनवर्स। नेक्स्ट आपके पास पूछा गया है इक्विपोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट अ पॉइंट ऑफ डिस्टेंस आर ऑन इट्स इक्वेटोरियल लाइन। तो इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको पता है ज़ीरो होता है। एंड वर्क डन कितना होगा आपके पास, वर्क डन टू मूव एन 1 कूलम चार्ज फ्रॉम वन सरफेस टू अनदर सरफेस ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। तो आपको पता है कंडक्टर भी इक्विपोटेंशियल सरफेस ही है, तो अगर कंडक्टर इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो इट मीन उसके ऊपर कितना भी वर्क डन कर दीजिए वो ज़ीरो होता है। नेक्स्ट है हमारे पास रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड ई एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सो ये अभी हमने ऊपर देखा था। नेक्स्ट है हमारे पास द एनर्जी एक्वायर बाई 1 कूलम वाइल मूविंग थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। तो जितना आपके पास 1 वोल्ट है तो 1 कूलम की वैल्यू हमने प्रीवियस में भी निकाली थी, एक इलेक्ट्रॉन के बराबर हमारे पास होगी। तो जितना 1 इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है उतनी ही वैल्यू इसकी हमारे पास आएगी। नेक्स्ट हमारे पास वर्क डन, तो वर्क डन इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर है तो बिना कुछ सोचे डायरेक्टली ज़ीरो। आपसे यहाँ पे एसआई यूनिट पूछे गए हैं पोलराइजेबिलिटी के, तो पोलराइजेबिलिटी के एसआई यूनिट आपके पास होते हैं मीटर क्यूब। और अगर इसके वेक्टर पूछे जाएं तो इसके जो पोलराइज वेक्टर है आपके पास इसके एसआई यूनिट होते हैं कूलम मीटर इनवर्स स्क्वायर। नेक्स्ट है हमारे पास रिलेशन बिटवीन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास डायमेंशनल फार्मूला ऑफ डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, तो अभी हमने ऊपर देखा था सी इज़ द राइट आंसर। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ कैपेसिटेंस, सो सी वैल्यू हमने देख ली थी, सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी, ओके। सॉरी नॉट दिस, यहाँ पे प्रेजेंट थी इसकी वैल्यूज़, यस सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी। नेक्स्ट हमारे पास एसआई यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, ये एग्जाम में आया है फैराडे, ओके। अब कैपेसिटेंस पूछी गई है हमारे पास कि कैपेसिटेंस है आपके पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की विद एयर। द कैपेसिटेंस ऑफ दिस कैपेसिटेंस व्हेन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू जो के हो रही है, अगर पहले तो एयर के बीच में था अब क्या हो गया के हो गया, तो वो के टाइम इंक्रीज कर जाएगी, क्योंकि कैपेसिटेंस जो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस में उसके डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करती है। जितना डिस्टेंस होगा उतना ही आपके पास उसकी वैल्यू होगी। नेक्स्ट है हमारे पास ईच प्लेट ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, आपके पास जितनी भी प्लेट्स है पैरेलल प्लेट में उनके ऊपर चार्ज है क्यू नॉट व्हेन कनेक्ट बैटरी, जब उनको बैटरी के साथ कनेक्ट किया गया है। व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ प्लेट ऑफ द चार्ज्ड कैपेसिटर इफ इलेक्ट्रिक ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 6 इज इंट्रोड्यूस बिटवीन द, अगर जो वैल्यू है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वो अब आपके पास 6 हो गई तो कितना होगा, तो वो भी आपके पास 6 टाइम जो है इंक्रीज़ कर जाएगा।
नेक्स्ट है हमारे पास एनर्जी स्टोर। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है, कितनी एनर्जी स्टोर होगी आपके पास? 10 माइक्रो होगा इधर, माइक्रो फैराडे कनेक्टिंग टू ए 100 वोल्ट बैटरी। तो वैल्यू आपके पास यहाँ पे डायरेक्टली दी गई है, सिर्फ आपको इस वैल्यू को इधर डालना है। ओके, 100 सी की वैल्यू 10 इंटू दिस वैल्यू इज़ वोल्ट की 100 वोल्ट। ओके, आप इसको ब्रेक भी कर सकते हैं, इंटू 10⁻⁴ पिको है आपके पास, सो 12 आ जाएगा, -12। सो जब इसको रीअरेंज करेंगे, सॉल्व करेंगे, डिवाइड हो जाएगी वैल्यूज़। सो आंसर कुछ इस तरह से आपके पास बनेगा। नेक्स्ट आपके पास 3 कैपेसिटेंस दी गई है। तो गाइज यहाँ पे फॉर्मूलेज अवेलेबल हैं, अगर मैं इनको करवाने लगूँगा तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। सीरीज में पूछी गई है, डायरेक्टली इस फार्मूले को लगाइए, आंसर आपके पास बन जाएगा। ओके, पैरेलल में पूछा गया है, डायरेक्टली ऐड कीजिए, 6 हो जाएगा आपके पास। ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, अगर 64 आइडेंटिकल ड्रॉप्स हैं आपके पास एंड उनको जो है क्या किया गया है, 5 माइक्रो एफ जो है उनकी कंबाइन जो है वो कैपेसिटेंस है, तो आपको बताना है बड़ी ड्रॉप की कितनी होगी। 5 माइक्रो फैराडे की जो 64 ड्रॉप्स हैं उनको कंबाइन किया गया है, एक जो है उसकी पूरी कैपेसिटेंस बतानी है आपको। तो इसमें थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर है, थोड़ा सा ब्लर हो गया है। तो देखिए आर एंड कैपिटल आर क्या है, रेडियाई फॉर स्मॉल एंड बिग। तो वॉल्यूम कितना होगा 64 का, 64 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। बिग ड्रॉप का कितना होगा, 4/3 पाई आर क्यूब। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आर की वैल्यू कितनी आएगी, 4R। ओके, अब कैपेसिटेंस निकालेंगे। कैपेसिटेंस के लिए फार्मूला क्या आता है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। सो 4 पाई वैल्यूज़ गिवन है हमारे पास, आर की वैल्यू 5 है, तो ये वैल्यू आपके पास बन जाएगी 5 माइक्रो फैराडे। ओके, एंड बिग ड्रॉप की बात करें तो देखिए यहाँ पे 4R वैल्यू हमारे पास एक आ चुकी है कैपिटल आर की, तो कैपिटल आर की वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देंगे। सो 20 माइक्रो फैराडे। नेक्स्ट आपके पास कैपेसिटेंस पूछी गई है इक्विवेलेंट। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के लिए हमारे पास ये फार्मूला है। ओके, अब ये फार्मूला कैसे आया है आपके पास, देखिए ये पैरेलल में है आपके पास, तो पहले इनको निकाल लीजिए, इनको ऐड करेंगे, पता है पैरेलल को डायरेक्टली ऐड करते हैं। तो C1 प्लस C2 आपके पास आ जाएगा, 3 to 5 हो जाएगा, 5 माइक्रो फैराडे। अब ये सीरीज़ में है, तो सीरीज़ को यानी 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 कर लीजिए, इसको C1 मान लीजिए, जो भी वैल्यू आई है उनको रीअरेंज करेंगे, हमारे पास यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास डायरेक्टली एक्सप्रेशन पूछा गया है स्फेरिकल या कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर का। सो C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। नेक्स्ट हमारे पास द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज कांस्टेंट व्हेन एयर बिटवीन द प्लेट इज रिप्लेस्ड बाय डाइलेक्ट्रिक मीडियम द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो एयर का हमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पता है 1 होता है। सो इट मीन अगर वो कोई भी मटेरियल हम यूज़ करेंगे जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा होगा, सो वो आपके पास वैल्यू क्या करेगी, डिक्रीज कर जाएगी। व्हाट विल बी द रिजल्टेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर कनेक्ट इन द फिगर। तो अगेन आपके पास, तो ये तो सभी पैरेलल में है आपके पास, डायरेक्टली इनको ऐड करना है, 27 माइक्रो फैराडे। और इसको हम किस तरह से निकालेंगे, देखिए ये इसको आप सीरीज़ में है तो सीरीज़ के लिए इन्होंने ये फार्मूला लगा दिए, पैरेलल में है इसको ऐड कर दिया यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट भी आपके पास कुछ इसी तरह से है, इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल पैरेलल को 18 आ गया, फिर आपको इसको सीरीज़ में ज्वाइन कर लीजिए, तो 1/C1 इज इक्वल टू 1/C2 या C1 प्लस 1/C2 आप यहाँ पे कर देंगे, तो हमारे पास ये टर्म कुछ इस तरह से बन जाएगी। ओके, इन्होंने C डैश लिख दिया, अगर आप C1 नहीं लिखना चाहते तो C डैश भी आप लिख सकते हैं इसको, 6 माइक्रो फैराडे। नेक्स्ट डायरेक्ट क्वेश्चन है आपके पास, मैं ज़्यादा टाइम इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि जो पहले डिस्कस कर चुके हैं उसको दोबारा डिस्कस करने का कोई बेनिफिट नहीं है। अगेन पैरेलल में पूछा गया है, वही फार्मूला होगा, सीरीज़ में पूछा जाए तो ये फार्मूला आपके पास लगेगा। इनके बीच में डिफरेंस पहले हम दे चुके हैं, E इज इक्वल टू -dB/dr। नेक्स्ट है हमारे पास, इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटीज डबल, अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटीज के बीच में डिस्टेंस डबल हो जाता है तो कैपेसिटेंस के ऊपर क्या डिफेक्ट पड़ेगा। तो हमारे पास जो कैपेसिटेंस है उसका फार्मूला होता है C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A/d। इट मीन कैपेसिटेंस जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है D के। ओके, इट मीन D अगर आपके पास इंक्रीज करेगा
तो सी की वैल्यू कम होती चलेगी। तो यहाँ पे क्या है, जो डिस्टेंस है टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस वो डबल हो गया है। इट मीन कैपेसिटेंस आपके पास क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यानी डी इज़ इंक्रीज बाई टू, द कैपेसिटेंस इज हाफ। ओके, तो कैपेसिटेंस क्या होगा आपके पास, हाफ हो जाएगी। इट मीन डिक्रीजेज 2 टाइम्स। सो गाइज ये चैप्टर यहाँ पे कवर होता है। बेसिकली आप इन क्वेश्चंस को ट्राई ज़रूर कीजिएगा, यहीं से आपके पास एग्ज़ाम में क्वेश्चंस बन जाएंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।